दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी रिसेप्टर में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम लेप्रोसी के बारे में, देखेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो पहले हम स्टार्ट करें भाई लेप्रोसी क्या होता है। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे समझाने का कि लगभग आज के 15 साल पहले 15-20 साल पहले लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। तो उसमें भी फ्री ट्रीटमेंट चलता था अंडर गवर्नमेंट और बहुत ज़्यादा उस समय पेशेंट मिलते थे। लेकिन अभी हमारे पास बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए, तो बहुत हद तक हमने उस पर क्योर पा लिया और बहुत ही कम पेशेंट हमें देखने को मिलते हैं। कुष्ठ रोग के नाम से ही लोग डरते थे। देखो एक्चुअली कुष्ठ का मतलब होता है स्किन, मतलब स्किन में होने वाला रोग। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते थे हम कुष्ठ रोग। मतलब बहुत ज़्यादा लेजिन्स हो जाना, वहाँ पे घाव हो जाना, अल्सर हो जाना, फोड़े फुंसी निकल जाना, हाथ पैर में गलन स्टार्ट हो जाना, उसको बोलते थे हम लेप्रोसी कुष्ठ रोग। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो पहले हम स्टार्ट करें भाई कि लेप्रोसी क्या होता है। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, तो उसमें भी माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया था हमारा, और इसमें भी वही है लेप्री। थोड़ा सा चेंजमेंट है इसकी बैक्टीरिया में। ठीक है, विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स लेजाइंस इन स्किन एंड पेरिफेरल नर्व्स। स्किन में मैंने अभी आपको बताया कि स्किन में बहुत ज़्यादा घाव हो जाना, अल्सर हो जाना, और समटाइम्स क्या होता है हमारी जो स्किन है वो गलने लगती है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, एंड पेरिफेरल नर्व, जब आपके हाथ पैर स्किन गलने लगेगी तो जो उस लोकेशन की नर्व्स होती हैं पेरिफेरल, वो आपकी डैमेज होना चालू हो जाएंगी। भाई जब नर्व्स डैमेज होना जैसे मान लो आप एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमारा ये हैंड है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कुष्ठ रोग हो गया, मतलब लेप्रोसी का सीवियर रिएक्शंस हो गए, सीवियर इन्फेक्शन हो गया, तो क्या हुआ स्किन भाई डैमेज होना चालू हो गई, डैमेज वहाँ पे स्किन खत्म होने लगी, अल्सर हो गया, लेजाइंस होने लगे, तो क्या होगा जो यहाँ के पर्टिकुलरली नर्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे, तो डैमेज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे वहाँ से ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। अब देखो जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारी, वो कुछ ये ड्रग है, आप देखना थोड़ा समझना इसमें। अब देखो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। पहली तो है हमारे पास सल्फोन, डेप्सोन, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, इसलिए डीडीएस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी क्या है डीओसी भी है, ड्रग ऑफ चॉइस, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर लेप्रोसी। दूसरी है हमारी रिफॉर्मपिन, तीसरी है क्लोफाजिमीन, चौथी हमारी इथियोनामाइड या फिर प्रोथियोनामाइड। उसके बाद हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स लाइक आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन, यही तो थी हमारी फ्लोरोक्विनोलोन्स में। अदर एंटीबायोटिक्स हमारी मिनोसाइक्लिन्स मतलब टेट्रासाइक्लिन, और क्लिथोमाइसिन मतलब मैक्रोलाइड कैटेगरी एंटीबायोटिक। ठीक है, अब देखो इस जितनी भी आपने दवाई देखी यहाँ पे लिखी हुई, इसमें केवल हमने डेप्सोन के बारे में डिस्कस नहीं किया था, अदरवाइज जितनी भी आप क्लासिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हो सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? रिफॉर्मपिन के बारे में हमने पढ़ लिया था एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में। क्लोफाजामाइन के बारे में हमने एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इथियोनामाइड भी देख लिया था। फ्लोरोक्विनोलोन जब हमने एंटीबायोटिक डिस्कस किया था तो फ्लोरोक्विनोलोन देख लिया था। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड हमने स्पेसिफाइड वीडियो बना दिए थे जब आपका एंटीबायोटिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली हम डेप्सोन एंड क्लोफाजिमीन के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जब लेप्रोसी का ट्रीटमेंट चलता है तो कुछ हमें विशेष चीजें याद ध्यान रखना है। एम्स टू थेरेपी, मतलब जो हम थेरेपी चला रहे हैं उसका क्या उद्देश्य होगा। टू अचीव क्लिनिकल क्योर, मतलब जो दवाइयाँ चला रहे हैं हम क्योर पा सकें अपनी बीमारी पे। टू अचीव बैक्टीरियोलॉजिकल क्योर, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ कम से कम हो पाए। टू ट्रीट फिजिकल डिफॉर्मिटीज रिजल्ट फ्रॉम नर्व एंड टिश्यू डैमेज, मतलब फिजिकल डिफॉर्मिटीज का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया। जैसे मान लो आपके यहाँ पे लेप्रोसी का इन्फेक्शन हो गया है, तो जो लेजेंस है, आपका घाव है, अल्सर्स है, उस पर थोड़ा सा हम काबू पा सकें, उसको थोड़ा सा हील कराएं, जैसे जो आपका टिश्यू है पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर रीजन का जो नर्व्स है वो डैमेज ना हो पाए ना। तो वो चीजें हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग माई थेरेपी। अब देखो डिस्कस करेंगे भाई डेप्सोन के बारे में ना। तो सल्फोन्स, डेप्सोन क्या है हमारी सल्फोन्स कैटेगरी की है ना। सल्फोन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ 4,4 डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन्स, डीडीएस, तभी तो बोलते हैं हम डीडीएस, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, तभी बोलते हैं हम डीडीएस। दीज आर केमिकली रिलेटेड टू सल्फोनामाइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो इसमें एक चीज पता लग गई कि जो हमारी डीडीएस है, जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है लेप्रोसी की, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर लेप्रोसी,
अब देखो क्या है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर है, किससे मिमिक करता है, वो करता है सल्फोनामाइड। अब आपको तुरंत ध्यान में अब आपको तुरंत प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए कि सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, क्या उसके साइड इफेक्ट थे, क्या करने कैसे काम कर रही थी वो ना। तो हमने सल्फोनामाइड के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो वहां पे आप विजिट कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने सल्फोनामाइड पढ़ लिया था तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको डेप्सोन के बारे में। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया कि डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन DDS के नाम से जानते हैं। जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर किससे रिलेट करता है, वो करता है हमारा सल्फोनामाइड से। डेप्सोन इज DOC4 लेप्रोसी, ये भी हमने देख लिया था, यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें हम, यहाँ पे ओनली बात कर रहे हैं डेप्सोन की। किसकी कर रहे हैं, मतलब DDS डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन की। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये आपका जब सल्फोनामाइड हमने डिस्कस किया था तो उसका मैकेनिज्म में भी ये बनाया था। लेकिन फिर दोबारा देख लीजिए आप, पैरामिनो बेंजोइक एसिड प्लस पेट्रिडीन, उसके बाद हमारा क्या बना, डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड, डाई हाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, DFHA, THFA, उसके बाद थायमिडीन से प्यूरिन बना, प्यूरिन से हमारा बन गया DNA, और हमारी जो बैक्टीरिया और रेप्लिकेट होने लगी, वही इसका मैकेनिज्म है। क्लियर भाई, ग्रोथ करना है उसे। अब क्या हुआ, अब जो DNA बनना है भाई, अगर हम DNA ना बनने दें तो जो हमारी बैक्टीरिया है वो अपने ग्रोथ को नहीं बढ़ा पाएगी, अपनी स्पीसीज को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं पूरे स्टेप में कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेज लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हिट करेंगे, तभी हम यहाँ पे जो यहाँ की प्रोसेस है इन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमने क्या किया है, पैरामिनो बेंजोइक एसिड प्लस पेट्रिडीन से जो हमारा बनना है डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड, ये स्टेप है। ठीक है, अब इसके बीच में हमारा एक एंजाइम लगा हुआ है, डाईहाइड्रोपेटोरेट सिंथेज, ये एंजाइम लगा है, हमने इसको कर दिया ब्लॉक। किससे किया है, वो किया है हमने डेप्सोन से। डाईहाइड्रोपेटोरेट सिंथेज की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोपेटोरिक एसिड जो बनना है वहां पे हमने कर दिया ब्लॉक। तो जो फर्दर की जो रिएक्शंस है, आपकी जो प्रोसेस हो रही वो क्या हो गई, इनहिबिट। जब DNA नहीं बनेगा तो DNA से रेप्लिकेशन नहीं होगा और ग्रोथ नहीं कर पाएगी, अपनी स्पीसीज को आगे नहीं बढ़ा पाएगी भाई ना। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और जब आपने सल्फोनामाइड देखा था तो वहां से आपको कोरिलेट कर लेना, अगर आपको सल्फोनामाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसको बहुत आसानी से समझ लोगे आप। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि डेप्सोन इज स्ट्रक्चरली मिमिक टू सल्फोनामाइड। क्लियर। अब देखो हम काइनेटिक की बात करें, फार्माकोकाइनेटिक, अगर ओरल की बात करें तो बहुत अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है। पीक प्लाज्मा जो रीच है इसका वो लगभग 1 से 3 घंटे में Cmax तक, मतलब प्लाज्मा रीच पहुंच जाता है लगभग 3 घंटे के अंदर। हाफ लाइफ की बात करें तो जो इसका हाफ लाइफ है वो नियरली 27 आवर्स 27 घंटे है। अगर हम बात करें एडवर्स इफेक्ट तो नियरली जो सल्फोनामाइड के थे वही है इसमें। एनोरेक्सिया आपने देखा था, नोजिया, वॉमिटिंग, एलर्जी एंड हेपेटाइटिस। क्लियर। इसके अलावा कुछ डर्मेटाइटिस के भी केस देखे जाते हैं। अगर हम इंडिकेशन की बात करें कि डेप्सोन किस केस में देते हैं तो लेप्रोसी, वो तो पता ही है आपको। निमोसिस्टाइटिस का मतलब होता है, ये बहुत ही एक सीवियर कंडीशन होती है निमोनिया की, जो स्पेशली मोस्ट ऑफ द केस फंगस और बैक्टीरिया के प्रेजेंस में होता है ना। अगर बैक्टीरिया के प्रेजेंस में तो हम इसका यूज करेंगे, एंटीबैक्टीरियल हमारे पास है। MDR फैल्सिपेरम मलेरिया, हाँ अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जो आपकी फैल्सिपेरम मलेरिया हो रही है तो उसमें भी यूज करते हैं हम। फिर जो हमारी DDS है डेप्सोन है उसको पैरामिथामाइन के साथ मिक्स करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, उसके बाद हम उसमें ट्रीटमेंट में यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है वो हमारी है क्लोफाजिमीन। ठीक है, अब देखो क्लोफाजिमीन के बारे में थोड़ा सा भाई देख लें। दिस इज रेड पर्पल फेनाजीन डाई। ये क्या है, डाई है जिसका बेसिक न्यूक्लियस है हमारे पास फेनाजीन। इज वेल एब्जॉर्ब ओरली, ओरल में बहुत अच्छा इसका एब्जॉर्प्शन है। इट इज रिटेन्ड इन टिश्यू ऑफ स्किन। देखो जितनी भी आपकी एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स हैं जो उनका रिटेंशन है वो स्किन में ही होना चाहिए। भाई जो आपकी लेप्रोसी है कौन सी बीमारी है, स्किन बीमारी है, कुष्ठ रोग है, लेंस होने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन आने लगता है, नोड्यूल्स बनने लगते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारी ड्रग होनी चाहिए, जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मतलब जो ड्रग है स्किन पे रिटेन हो जाए ना, तो वही एक्टिविटी है क्लोफाजिमीन की, कि कहाँ पे रिटेन हो रही है वो स्किन पे। अब बाई चांस मान लो ये ड्रग हमारी आई पे रिटेन हो जाए, नोज पे हो जाए, टीथ पे हो जाए, बोन पे होता है तो क्या मतलब होगा, कोई मतलब तो होगा नहीं, क्योंकि आई, बोन, टीथ इस पर तो कोई एक्टिविटी है नहीं, लेप्रोसी में उसका तो कोई इफेक्ट नहीं है ना। तो जो डिजीज है जहां पे अकर्स हो रही है, जो इसकी टारगेट साइट है, दवा का जो मेडिसिन का रिटेंशन है वहीं पे होना चाहिए, तो वो मेडिसिन आपकी अच्छी मानी जाती है ना। जैसा कि क्लोफाजिमीन के केस में कि स्किन में रिटेंशन है। बाई चांस एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको, लाइक आपका UTI है, अगर हम कोई ड्रग यूज करते हैं, कोई एंटीबायोटिक यूज करते हैं
तो उसका रिटेंशन कहाँ पे होना चाहिए? रिटेंशन होना चाहिए यूरिनरी सिस्टम में, ना कि जीआईटी में, नर्वस सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर में। अगर वहाँ पे होगी तो क्या करेगी? वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। तो जो जिस तरह की हमारी डिजीज होनी चाहिए, तो जो हमारी दवा है रिटेंशन लोकेशन भी उसकी वहीं पे होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इनहिबिशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस को मार देता है, ब्लॉक कर देता है। एंड आल्सो हैव एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी। जो क्लोफाजिमीन है बहुत अच्छा एक्शन शो करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी है और डीएनए सिंथेसिस को भी ब्लॉक कर रहा है। टीआप की बात करें तो लगभग 70 डेज 70 डेज है इसकी एक्सक्रीशन, इसका यूरिन से होता है। डोज की बात करें तो 100 mg TDS है मैक्सिमम डोज इसकी, लेकिन डिपेंड करता है हमारा प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज पे। एडवर्स इफेक्ट की बात कर रेडिश ब्लैक कलर की स्किन हो जाती है, पेन एंड डायरिया के कुछ केसेस देखे गए हैं। अब देखो एक रिएक्शन है लेप्रोसी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं लेप्रा रिएक्शंस। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो थोड़ा सा आप बेसिक समझ लीजिए। लेप्रा रिएक्शंस में ये होता है कि जो हमारी बैसिलाई है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, वो क्या करते हैं कि एंटीजन रिलीज करती है। एंटीजन रिलीज करने से क्या होता है? हमारी स्किन में न्यूडुल्स आ जाना, लेजिन्स और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाना, पेन होने लगना, मतलब जो कंडीशन है और ज़्यादा क्रिटिकल होने लगती है जब हमारा वैसिलाई या फिर हम बोलें जो हमारा लेप्रोसी का बैक्टीरिया वो किल होता है। किल होने के बाद एक एंटीजन रिलीज करता है जो कि स्किन में और प्रॉब्लम कॉज करता है, तो उसी को बोलते हैं लेप्रा रिएक्शंस। क्लियर? अब थोड़ा समझ लो यहाँ पे, इट इज जेरिस हेक्जिमा रिएक्शन। जेरिस हेक्जिमा रिएक्शंस में क्या होता है? चिल्स होता है, कोल्ड होता है, फीवर होता है, बीपी आपका रिड्यूस हो जाता है ना, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हो जाती है। द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं जेरिस हेक्जिमा रिएक्शंस, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ एंटीजन फ्रॉम किल्ड बैसिलाई एंड मे बी माइल्ड, सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अब देखो अगर हम बात करें कि इराइदेमा नोडस लेप्रोसम ENL, देखो होता क्या है, अगर ENL का केस आ जाता है लेप्रोसी के केस में, तो क्या होता है आपके स्किन में न्यूडुलर्स का फॉर्मेशन होता है, न्यूडुल्स बनने लगते हैं अंडर द स्किन। क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है लेप्रोसी के केस में, इसलिए इसको बोलते हैं इराइदेमा नोडोसम लेप्रोसम, मतलब ENL, ठीक है। बात आगे समझ में। लेप्रा रिएक्शन इज, अब देखो क्या है, लेप्रा रिएक्शन इज ऑफ द एब्रप्ट ऑनसेट एग्जिस्टिंग lesions enlargement and become red, swollen and painful and several new lesions may appear। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर लेप्रा रिएक्शंस हो गया तो क्या होता है, आपके जो घाव है ना, इन्फ्लामेशन है और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी और ज़्यादा पेनफुल हो जाएंगे। किसकी वजह से हो रहे हैं? जो बैक्टीरिया आप किल कर रहे हो ना, किल तो करना ही है हमें, अगर किल नहीं करेंगे तो लेप्रोसी सही नहीं होगी। अब जो बैक्टीरिया आपने किल की है उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा लॉजिकल है समझना है, क्योंकि उस बैक्टीरिया से, बैसिलाई से एंटीजन रिलीज हो रहा है जो कि कॉज कर रहा है प्रॉब्लम्स को। बात आ गई समझ में? अब देखो अब ये रिएक्शंस हो गए भाई, अब इसको सही भी करना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि जिस दवा से हो रहा है, बाई चांस एग्जांपल ले ले, कोई ऐसी लेप्रोटिक दवाई है लाइक डैप्सोन है, डैप्सोन की वजह से हो रहा है तो हमें तुरंत बंद करना पड़ेगा उस मेडिसिन को। उसके अलावा जो उसमें घाव हुए हैं, इन्फ्लेमेशन आया है, पेन है, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक दवा ऐसी थी जिसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, लाइक क्लोफाजिमीन, ठीक है। अब देखो क्लोफाजिमीन कंट्रोलिंग द रिएक्शन ड्यू टू एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, बात आ गई समझ में, एंड विद कॉम्बिनेशन ऑफ पेडनिसोलोन 40 to 60 mg पर डे। देखो आपका पेडनिसोलोन भी बहुत अच्छा स्टेरॉइड है और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी रखता है, और क्लोफाजिमीन भी है ना। तो अगर लेप्रा रिएक्शंस को कंट्रोल करना है तो हम इसके साथ में क्लोफाजिमीन और पेडनिसोलोन का कॉम्बिनेशन चला देते हैं, तो उससे पेशेंट को रिलैक्स मिल जाता है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो इसमें नेशनल लेप्रोसी रिडक्शन प्रोग्राम है, NLEP के नाम से जानते हैं हम, ठीक है, NLEP के नाम से। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझ लो, इसमें दो डिजीज को ज़्यादा टारगेट किया गया है, जो दो टाइप्स की आपकी लेप्रोसी उसमें ज़्यादा टारगेट किया गया है। पहला तो आपका है ट्यूबरकुलोइड। ट्यूबरकुलोइड का मतलब होता है जो कुटेनियस है, स्किन्स में जो लेयर है वहाँ पे लेजिन्स आने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है ना। तो उस केस में DDS मतलब डैप्सोन को 100 mg पर डे प्लस पिन 600 mg कितने दिन तक चलाते हैं? हम चलाते हैं लगभग 6 मंथ तक। जो दूसरा हमारा है लेप्रोमेटस। लेप्रोमेटस है, उसमें क्या दिक्कत आती है? पेल मैक्यूल्स स्किन्स में ये दिक्कत आने लगती है। अब देखो इसका जो ट्रीटमेंट है हमारा है, मतलब डैप्सोन 100 mg पर डे प्लस क्लोफाजिमीन 50 mg पर डे एंड रिफॉर्मपिन 600 mg
मंथली फॉर कितने दिन तक है हमारा, 12 महीने मतलब 12 मंथ। पहला जो ट्यूबरकुलाइट का केस था हमारा वो 6 मंथ तक था। अगर हम बात करें लेप्रोमेटस की तो नियरली 12 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।